और अब खबरों की तफसील। हज 2020 के लिए दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल काफ़ी गिरावट देखी जा रही है। दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में दर्ज की जाने वाली कमी के मुतालिक 9 नवंबर बरोज़ सनीचर को मरकज़ी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में जायज़ा मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी भी शिरकत करेंगे। दरख्वास्त फॉर्म की हुसूलियाबी में दर्जशुदा कमी पर तबादला ख्याल के बाद हज दरख्वास्त फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख में इजाफे के ऐलान का भी इम्कान है। वाज़ेह है कि फ़िलहाल दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है। फॉर्म कम आने की वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जो फॉर्म भरने की तारीख़ है वो 10 नवंबर आखिरी है और अभी का वक्त बाकी है और ये पहला ही स्पेल है जिसमें हमने अनाउंस किया है। और इसके बाद जैसा हर मरतबा होता है और जो हज के काम से जुड़े लोग हैं, स्टेट हज कमेटीज़ हैं, उनको इस बात का अंदाज़ा रहता है और वो एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये तारीख़ तो बढ़ेगी और थोड़ी और मोहलत मिलेगी तो इंशाल्लाह उसमें हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए इस पर और गौर व फिक्र करने के लिए 9 तारीख़ को 2 बजे हज कमेटी ऑफ इंडिया की एक बैठक होने वाली है, एक मीटिंग होने वाली है जिसमें एक रिव्यू लिया जाएगा कि ये कितने फॉर्म्स आए हैं और क्या उसमें स्ट्रेटजी होना चाहिए, इस पर डिस्कशन होने वाला है। और उसी दिन माननीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी दौरा है मुंबई में, इंशाअल्लाह वो भी आएंगे और वो भी कमेटी से मुलाकात करेंगे। इस मामले में गौर फिक्र होगा और इसकी बात की अगली स्ट्रेटजी तैयार होगी। हज कमेटी का जो कोटा है वो 1,40,000 है और हमारे पास जो फॉर्म आए हैं उसका तकरीबन आधा फॉर्म आए हैं। तो क्या उम्मीद की जा रही है कि बिना कुरान अंदाज़ी के जो है वो नशिस्तें फ़राहम कर दी जाएंगी जो आज़मीन हज है? नहीं, ऐसे नहीं है। तकरीबन 88,000 के ऊपर तो 100% रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसमें फॉर्म अपलोडिंग वगैरह सारे हो चुके हैं और हर स्टेज पे हर वक्त 15 से 20,000 एप्लीकेशन जो प्रोसेस में होते हैं, जिसमें हाजी ने अपना बायोडाटा भर दिया है और वो बाकी चीज़ें उसको अपलोड वगैरह करना है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब तो फॉर्म आ ही चुके हैं और अभी कई दिन बाकी हैं। और इसमें एक दूसरी जो वजह है जिसमें हाजियों को दुश्वारी होती है कि पासपोर्ट जिनके अवेलेबल नहीं है, जब तक उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, पासपोर्ट नंबर नहीं होता है, वो फॉर्म भरा नहीं जाता है। तो बहुत सारे हाजी अभी पासपोर्ट मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक इंटीमेशन गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू कि जो साहिबीन हज करने के लिए जा रहे हैं उनके पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार करके दिए जाएँ। तो इंशाअल्लाह हम उसका भी रिव्यू लेंगे कि कितने पासपोर्ट कौन से पासपोर्ट ऑफिस में ड्यू हैं और स्टेट हज कमेटीज़ हमको उसके बारे में इतला देते हैं। उसके बाद उस पर गौर फिक्र होगा और 9 नवंबर को इस पर स्ट्रेटेजी डिसाइड की जाएगी। 9 तारीख को जो है वो मरकज़ी हज कमेटी के सदर दफ्तर हज हाउस में एक बहुत ही अहम मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी खुद ही शरीक होंगे और इस पर जो है वो पासपोर्ट के अलावा फॉर्म की कम दस्तयाबी पर गुफ्तगू होगी। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो है वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पर, अपनी कोशिशों की बुनियाद पर जो है वो हिंदुस्तानी हुज्जाज इकराम का कोटा तो बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो फॉर्म का कम दस्तयाब होना ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मालेगांव तालुका और आसपास के इलाकों में बेमौसम की बारिश से हुए नुकसान से किसान परेशान हैं। सरकार की तरफ से किसी भी किस्म की मदद किसानों को नहीं मिल पा रही है, इसीलिए शिवसेना के शहजादे आदित्य ठाकरे ने नासिक जिले का दौरा किया और उन्होंने किसानों के खेतों में जाकर उनकी बर्बाद हुई फसलों का जायजा लिया। और इस सबके बीच शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद दौरे के फौरी बाद शिवसेना के कारकुनान ने औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के अहाते में किसानों को मिलने वाले नोटिस को नजरातिश किया। शिवसेना लीडरों ने नोटिस के ताल्लुक से कहा कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और बैंक वाले उन्हें नोटिस भेजकर मजीद हिरासा कर रहे हैं। ऐसे बैंक ऑफिसर्स के खिलाफ शिवसेना अपने अंदाज में कार्रवाई करेगी। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर से लगाव का इजहार गाहे बगाहे होता रहता है, लेकिन अपने असलाफ को याद करने की फिराक में हम कितने कोरे और अपनी ही तारीख से कितने नाबलद हैं, इस बात का अंदाज़ा व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बखूबी लगाया जा सकता है। जी हाँ, नौजवानों ने 3 नवंबर को औरंगजेब आलमगीर का यौम पैदाइश मनाया, जबकि तारीख के जानकारों का कहना है कि मुगल शहंशाह औरंगजेब 24 अक्टूबर को दाहोद में पैदा हुए थे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर 2 नवंबर से ही ये पैगाम वायरल होने लगा कि 3 नवंबर को मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का यौम पैदाइश है। और जब इस सिलसिले में औरंगजेब रिसर्च फाउंडेशन से राब्ता कायम किया गया तो ये इंकिशाफ हुआ कि औरंगजेब आलमगीर का यौम पैदाइश 24 अक्टूबर को था और फाउंडेशन उनकी यौम विलादत की मुनासबत से ही पिंडरवाड़ा मना रही है। और इसका मकसद औरंगजेब आलमगीर के ताल्लुक से फैली गलतफहमियों को तारीख की रोशनी में दूर करना है। इस मुख्तसर सी तकरीब में तारीख के जानकारों ने औरंगजेब आलमगीर की जुहदे मुसलसल से पूरी जिंदगी का पूरा नक्शा खींच कर रख दिया। तो हमारा मकसद ये है कि औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज इन दोनों के ताल्लुक से इतिहास के पुस्तकों में, हिस्ट्री की किताबों में जो गलत बयानी की गई हुई है बगैर हवालाजात के, विदाउट एनी सोर्स, काही साधन न पाहता चुकीची माहिती दिलेली आहे, उसके ताल्लुक से हम ये यौम विलादत या जन्म उत्सव पंद्रवाड़ा मना रहे हैं। अभी हमने पंद्रवाड़ा इसलिए मना रहे हैं जबकि 24 अक्टूबर उनका जन्मदिन है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का भेदभाव जो चल रहा था अभी तक, उसके लिए हमने इससे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिए जो बच्चों के अंदर उनके आर्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं निबंध स्पर्धा लिए है, कुछ बच्चों में कंपटीशन लिया है, एक स्कूल में हमने प्रोग्राम लिया है। उसके बाद आज चौथा प्रोग्राम इसलिए ले रहे हैं कि औरंगजेब के मालूमात लोगों तक पहुंचना और यहाँ पर सब समाज के प्रति उसके लिए जो अवहेलना की जा रही है उसके बारे में उसे लोगों के सामने लाना, ये हमारा मेन मकसद है। इस प्रोग्राम में तारीख के जानकारों ने तारीखी हवालों से ये साबित किया कि मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर गुजरात के दाहोद कस्बे में 15 ज़िक़त हिजरी 1028 बमुताबिक 24 अक्टूबर 1618 को पैदा हुए। इस मौके पर इंटरनेट और विकिपीडिया पर जो गलत मालूमात फराहम की गई हैं, उनको दुरुस्त करने का भी फैसला किया गया। तारीख दानों के मुताबिक सही तारीख को नई नस्लों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ये जो तस्वीर है खास करके यौम विलादत के ताल्लुक से, तो यहाँ पर जो विकिपीडिया में और नेट पर जो मिल रहा है तो उसमें ये वजाहत दी जाती है कि अगर आपको कुछ गुजर है तो हम ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, गलती वहाँ नहीं हो रही है, गलती की जिम्मेदार कौन है। इस पूरे मामले में एक बात ये भी वाज़ेह हो गई कि उर्दू और जदीद टेक्नोलॉजी के दरमियान खला कितना बड़ा है और इस खला को अगर वक्त रहते पुर नहीं किया गया तो आने वाली नस्लें इसी तरह गुमराही के दलदल में फंसती रहेंगी। और इसमें कसूर नौजवानों का हरगिज नहीं है, बल्कि जरूरत इस बात की है कि हमें जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना होगा, वरना तारीख हमें फरामोश कर देगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। भिवंडी शहर को पावरलूम सनत की बिना पर महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। भिवंडी की पावरलूम सनत इन दिनों शदीद बुहरान का शिकार है। किसी ज़माने में भिवंडी में 10 लाख पावरलूम हुआ करते थे और आज इनमें से 40% पावरलूम बंद हो चुके हैं। इसकी वजह से भिवंडी शहर में रोजगार के ग्राफ में भारी गिरावट देखी जा रही है और ऐसे में अहलियाने भिवंडी को भिवंडी मशरक से नौमुंतखब रुकन असेंबली रईस शेख से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। हमारे साथी मोहिउद्दीन ने समाजवादी पार्टी के नौमुंतखब रुकन असेंबली रईस शेख से बदहाली का शिकार पावरलूम सनत की बदहाली और उसके अहिया के मुतालिक खास बातचीत की। राष्ट्र की सबसे बड़ी पावरलूम की सनत जो है वो भिवंडी में मौजूद है, उसके बाद मालेगांव का नंबर आता है। देखा यह गया कि मतलब भिवंडी की पावरलूम सनत जो है वो तबाही के दहाने में की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से अलीगढ़ के ताले ख़त्म हो गए, उसी तरह से जो है वो भिवंडी के पावरलूम सनत जो है वो ख़त्म होती जा रही है। तो इसको बचाने के लिए क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हकीकत तो ये है कि भिवंडी के पावरलूम सेक्टर को का गला घोटा गया है। भिवंडी का पावरलूम सेक्टर जो है भिवंडी का पेट भरता था, लेकिन माइनॉरिटी इलाका होने की वजह से न सरकार ने कोई सब्सिडी दी, ना कोई मदद दी, बल्कि जो पावर है, जो बिजली है, उसको इतना महंगा कर दिया कि पावरलूम अभी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। पावरलूम आज 40% ही चल रहे हैं। जो लोग पावरलूम मालिक थे वो आज नौकर बन गए। ये परिस्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि सिर्फ पावरलूम इंडस्ट्री को ही रिवाइव नहीं करना, नई इंडस्ट्रीज़ को भी लाना पड़ेगा। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है भिवंडी में इस वक्त, मैं आपको बता नहीं सकता। पावरलूम इंडस्ट्री के लिए वही पैकेज लाना पड़ेगा जो फार्मर्स के लिए आया है। ये इंडस्ट्री अब सब्सिडी मांग रही है, मदद मांग रही है,
और हम लोग सरकार के साथ लड़के ये मदद ज़रूर लाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मतलब स्मृति ईरानी भी जो है वो भिवंडी का दौरा कर चुकी हैं, भिवंडी के पावरलूम सेक्टर को जो है देख चुकी हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर रह चुकी है। उसके बावजूद भी जो है वो सरकार ने कुछ इस तरह की एफिशिएंट स्कीम नहीं ला पाई, या उसको बचाने के लिए, या पावरलूम उद्योग को बचाने के लिए पूरे महाराष्ट्र के लेवल पे एक तहरीक चली, लोग जमा हुए इसके ताल्लुक से, बंद मनाया गया, धरना दिया गया, उसके बावजूद भी जो है वो सूरत हाल बदलती दिखाई नहीं दी। देखिए, सरकार साफ तौर से देख रही कि माइनॉरिटी इलाका है, यहाँ से उनको वोट नहीं मिलता, तो सरकार की पॉलिसी डेफिनेटली नेगेटिव है। लेकिन मुझे लगता है कि पावरलूम इंडस्ट्री को फिर से एक बार अप्रोच करना चाहिए। हम अप्रोच करेंगे और सरकार से बात करेंगे, स्टेट लेवल पे भी बात करेंगे। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब भिवंडी के अंदर दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी आना चाहिए। जॉब्स 30,000 जॉब हम लोगों को चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो टोरेंट कंपनी का जो आतंक है वहाँ पर, जिसकी वजह से आज पावरलूम इंडस्ट्रीज कगार में आ गई है, उसको हम ठीक करेंगे। दूसरा, यान का जो रेट है आज रोज़ फ्लक्चुएट करता है, आप आज कुछ खरीदे कल कुछ खरीदे, तो स्टेबिलिटी ऑफ प्राइजेस गवर्नमेंट को इंश्योर करनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि मॉडर्नाइजेशन के अंदर सरकार को सब्सिडी देना चाहिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। तो ये 3 चीज़ों की मांग लेके हम सरकार के पास जाएंगे। रईस शेख जो है वो भिवंडी के नए एमएलए बने हैं, भिवंडी ईस्ट से चुन के आए हैं। इनके सामने बड़ी चुनौती है, पावरलूम सनत को बचाना और उसको रिवाइव करना जो है वो बहुत ही बड़ा मसला। कैमरा पर्सन शरोज जलाल के साथ मुयुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुमरा में गुज़िश्ता 38 वर्षों से ईद मिलादुन्नबी का एक मिसाली जुलूस निकलता है, जिसमें मुसलमानों के अलावा दीगर मज़ाहिब के लोग भी बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस जुलूस में लाखों का मजमा होता है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुमरा पुलिस ने कमेटी के लोगों और शहर के जिम्मेदारान पर मबनी एक खास मीटिंग तलब की। वहीं बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि से मुताल्लिक फैसले के पेश नज़र भी मीटिंग में अमन व अमान बनाए रखने से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मैसेज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बाबरी मस्जिद केस के मुतवक्किफ फैसले को लेकर पुलिस इंतजामिया और जिला इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। इस ताल्लुक से पुलिस कमिश्नर चिरंजीवी प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम से अमन व अमान की बरकरारी की अपील की। पुलिस कमिश्नर ने इस मौके पर कहा कि फैसले के हक में या मुखालिफत में सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करने से गुरेज किया जाए। इसी तरह फैसले के बाद जश्न या एहतजाज की इजाज़त नहीं रहेगी। हर हाल में हालात को पुरअमन रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने यूट्यूब और दीगर साइट्स को भी इंतबाह दिया कि गलत बातों को फैलाने की सूरत में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। महाराष्ट्र में तमाम तरह के कयास आराइयों के बीच कांग्रेस और एनसीपी का आला सतही वफ्द राजभवन पहुंचा है। ये वफ्द गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाला है। इस वफ्द में बाला साहब थोराट, धीरज देशमुख, अमित देशमुख, अजीत पवार, धनंजय मुंडे, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, नवाब मलिक, जितेंद्र औहाड़ और सुनील तटकरे शामिल हैं। कहा तो यही जा रहा है कि ये वफ्द बेमौसम बारिश से किसानों को होने वाले नुकसानात से राहत के सिलसिले में गवर्नर के सामने अपनी मांगे रखेगा, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के मायने कुछ और भी निकाले जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर हलचल तेज हो रही है। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। समझा जाता है कि इस मीटिंग में शिवसेना के साथ हुकूमत साजी से मुताल्लिक बातचीत के लिए हिकमत अमली तय की गई। ये मीटिंग करीब 3 घंटों तक चली। अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। 10 नवंबर को हर हाल में किया जाएगा टीपू जयंती का एहतमाम। कर्नाटक में बीएसपी का ऐलान। रायचूर के बीएसपी लीडरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। मैसूर के बिशप के.ए. विलियम्स के खिलाफ संगीन इल्जामात। लड़कियों और छोटी बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासत करने का इल्जाम। बिशप के घर के बाहर जबरदस्त एहतजाज। बिशप के खिलाफ 37 फादर्स ने भी लिखा खत। बेंगलुरु में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। 2 मुमताज उलमाए कराम को सालाना अवार्ड किए गए तफवीज। आला हजरत
अहमद रजा खान बरेलवी की हयात खिदमात पर हुए खुसूसी खिताब की। और बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए बेंगलुरु में सर इस्माइल सेठ मस्जिद की शानदार मुहिम। 40 दिनों तक फजर की नमाज बाजमात अदा करने वाले बच्चों को नवाजा गया। इनाम से 99 बच्चों को बाइसिकल का दिया गया तोहफा। बीएसपी रायचूर यूनिट के लीडरों ने हर हाल में 10 नवंबर को टीपू जयंती मनाने का फैसला किया है। बीएसपी जिला यूनिट के सदर एम बिस्वराज भंडारी ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस वोट बैंक के नाम पर मुसलमानों का इस्तेहसाल करती रही, दूसरी जानिब बीजेपी मुसलमानों का खौफ दिलाकर हिंदुओं के वोट हासिल करने की साजिश करती रही। ये दोनों ही तरीके मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित हुए। बीएसपी के एक और लीडर एमआर बेरी ने कहा कि टीपू सुल्तान जयंती की मनसूखी करने के बाद स्कूली निसाब से टीपू सुल्तान का नाम हटाने का ऐलान तासुब और तंग नजरी के अलावा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के अवाम अपने दौरे हुकूमत में किए गए इक़दामात और अंग्रेजों के खिलाफ जंग के दौरान टीपू सुल्तान की शहादत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। सरकार फिलहाल का ये कर्नाटक सरकार में जो टीपू जयंती के बारे में और टीपू के बारे में पाठ्यक्रम में निकालने चाहता है, वो बहुत दुरदृष्टकर बात है। वो निकालने हम नहीं छोड़ेंगे बहुजन समाज पक्ष। इस बारे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों वोट बैंक के लिए दोनों ये लड़ रहा है। इसके दोनों पार्टी को हम ये करते हैं, हम नफरत करते हैं। और क्योंकि टीपू सुल्तान एक बहुत महान देशभक्त है और राजा था। वो शूद्रों के लिए बहुत सारे कुछ किया है। The ban of Tipu Jayanti in Karnataka, we condemn this act and we are going to celebrate Tipu Jayanti in all our programs and in district. और अहम खबर, मैसूर में आज ईसाई मजहबी रहनुमा के.एम. विलियम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ है। ईसाई तबके के ही चंद लोगों ने के.एम. विलियम के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद किए। लड़कियों और छोटे बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासा करने, नन के साथ बदसलूकी करने, एक लड़की को अगवा करने, चर्च की आमदनी और असासजात में हेराफेरी करने के कई संगीन इल्जामात बिशप के एम विलियम के खिलाफ आयद किए गए हैं। इस सिलसिले में ईसाई मजहब के आला रहनुमा पोप को भी बाकायदा एक खत रवाना किया गया। एडवोकेट जोसेफ ने इस मौके पर कहा कि 37 फादर्स ने मौजूदा बिशप के एम विलियम के खिलाफ इसमें दस्तखत किए हैं। उन्हें फौरन बिशप के ओहदे से हटाने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब बिशप के एम विलियम ने इन तमाम इल्जामात की तरदीद की और इसे अपने खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया। 37 priests who have revolted against the bishop. 37 priests have signed against him. That is 1/3 of the strength of the priests in Mysore. We want the bishop to be defrocked. He has to be taken out. He has to be replaced. Inquiry has to be done into the allegations of sexual conduct, of the allegations with regard to nuns, allegations with regard to plundering of the assets of the church, allegations with regard to the car, allegations with regard to the children. बेंगलुरु में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुसलमानों से अपील की गई कि वो मजहब इस्लाम के माशी निज़ाम को इख्तियार करें। हुकूमत हिंद से भी मुतालबा किया गया कि वो बिलासूदी बैंकिंग को फ़रोग़ दें। बेंगलुरु के दारुस्सलाम में इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस पुरनूर पुरवकार महफिल में साल 2018 के सालाना अवार्ड पेश किए गए। उत्तर प्रदेश के मारूफ आलिम दीन मुफ्ती महमूद अहमद बरकाती को अहमद रजा खान अवार्ड तफवीज़ किया गया, जबकि मारूफ नातख्वां सुन्नी दावत इस्लामी के नुमाइंदे मौलाना कारी मोहम्मद अज़मतुल्लाह रिजवी को हज़रत हसन बिन साबित अवार्ड से नवाजा गया। मुफ्ती मोहम्मद अहमद बरकाती ने कहा कि आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान ने दीनी तालीमात को आम करने के साथ साथ माशी इस्लाहात पर भी खासा जोर दिया। मसलन उन्होंने बग़ैर सूद के बैंकारी का निज़ाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को देने की कोशिश फरमाई थी कि आज ज़्यादातर कौमें जो बैंकारी का निज़ाम सूद के साथ चलाती हैं, इससे वो कौम सूद के दलदल में फंसती चली जाती है। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर
हिंदुस्तानी हुकूमत उस सिस्टम को अपना ले तो इससे गरीबों की तरक्की का बहुत सारा काम बहुत आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। बेंगलुरु की इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट गुज़िश्ता 25 बरसों से सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करती आ रही है ताकि आला हजरत के इल्मी, दीनी, इस्लाही खिदमत और कारनामों को लोगों के सामने पेश किया जा सके। इसी तरह से ये प्रोग्राम होता है ताकि जो है आला हजरत की शख्सियत को किस तरह से पब्लिक में यानी आवाम में वो पेश किया जाए। तो आला हज़रत के कई प्लेटफॉर्म पे काम है, उनके 100 प्लेटफॉर्म सही से हैं जहाँ पर उनका काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ासकर इश्क़ रसूल का ऐसा उनका शोबा है कि पूरी दुनिया में जो है चमकता महकता नज़र आता है। कहीं पर भी आप चैनल्स पे देखिए, अगर नातिया कलाम भी अगर देखेंगे तो जो भी नात पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो आला हज़रत की नात पढ़ता है। आला हज़रत का नातिया दीवान है, उसमें जो है आला हज़रत अलैहि रहमत रिज़वान ने इश्क़ के दरिया बहा दिए हैं। आला हज़रत ने फ़ारसी में, अरबी में, उर्दू में और हिंदी में हर ज़ुबान में जो है नातिया कलाम लिखा है जो बहुत मशहूर है। इजलास में कहा गया कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने अंग्रेज़ों के गलबे की शिद्दत के साथ मुखालफत की थी और अपने कलम के ज़रिए मुल्क और मिल्लत की तामीर और तरक्की के लिए ख़ास रहनुमाई फरमाई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। नमाज इस्लाम का बुनियादी सतून है। रोज़ाना 5 वक्त की नमाज को फ़र्ज करार दिया गया है और बच्चों को नमाज का पाबंद बनाने के लिए बेंगलुरु की एक मस्जिद ने ख़ास कदम उठाया है। आपको दिखाते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। बेंगलुरु की हाजी सर इस्माइल सेठ मस्जिद में एक अनोखा मंजर देखने को मिला। मस्जिद के अहाते में बाइसिकलों का ये तोहफा उन बच्चों के लिए था जिन्होंने 40 दिनों तक फज्र की नमाज बाजमात अदा की। जी हाँ, मस्जिद की मजलिस से मुंतजिमा ने 40 दिन कबल ये फैसला लिया कि बच्चों को नमाज की जानिब राग़िब किया जाए, जमात के साथ नमाज पढ़ने का बच्चों को आदी बनाया जाए। इसके लिए एक तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया गया। कुल 135 बच्चों में 99 बच्चों ने 40 दिन तक नमाज फज्र बाजमात अदा की। एक खास तकरीब मुनाकिद करते हुए शहर के मारूफ उलमा किराम के हाथों तमाम बच्चों को बाइसिकल का तोहफा दिया गया। बच्चों में नमाज का शौक पैदा करने के लिए हमारे मस्जिद की मुंतजिमा कमेटी ने ये तय किया कि इनको 40 दिन नमाज आने पर एक तोहफा दिया जाए। तो सबसे बेहतरीन तोहफा हमने सोचा, घड़ी कहीं रख देंगे, पैसे कुछ खर्च कर देंगे, साइकिल देंगे तो इनको काम भी आएगी। बच्चों में बेदारी के लिए शुरू की गई इस मुहिम का उलमाए किराम खैर मकदम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इससे एक नई तब्दीली आएगी, नया एक शौक़ पैदा होगा, क्योंकि बहुत सारे दूसरे मुकाबलाजात होते हैं, उसमें मुख्तलिफ इनामात दिए जाते हैं। यहाँ नमाज पढ़ने पर इनाम दुनिया में भी मिले, आखिरत में इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। बुनियादी बात तो यह है कि औलाद अल्लाह की नेमत है और औलाद आँखों की ठंडक का सामान उस वक्त बनेगी जबकि औलाद में दीनदारी हो, औलाद में अल्लाह का खौफ हो, नबी की इताअत हो। इनाम पाने के बाद बच्चे मानो खुशी से झूम उठे। बच्चों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो जिंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे। मैं 40 दिन नमाज पढ़ के हूँ, इसलिए हजरतों ने साइकिल दिया है इनाम के लिए। मैं उनको बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। इमाम साहब को थैंक यू। 40 दिन के फजर नमाज में इनाम में साइकिल मिला। इसके बाद भी पढ़ते इंशाल्लाह ज़रूर। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ के मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे अब्बा को जिसने मुझे इधर लेके आए। सर इस्माइल सेठ मस्जिद कमेटी ने इस अनोखी मुहिम को जारी रखते हुए दूसरे मरहले का भी आगाज किया है। दूसरे बैच में 210 बच्चों ने दाखिला लिया है। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार कहते हैं कि बच्चे इस्लामी तालीमात व अहकामात पर अमल पैरा रहें, वालिदैन और अपने से बड़ों की कद्र करें, मुल्क और मिल्लत के काम आए। इस मकसद के तहत बच्चों की हौसला अफजाई की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट।